हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टैरिसीस लूप के बारे में। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्टैरिसीस लूप से। किस तरह के मटेरियल्स होते हैं जिनके परफेक्ट हिस्टैरिसीस लूप होते हैं, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, और कितने टाइप के क्वेश्चंस हिस्टैरिसीस लूप से बन सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्टैरिसीस लूप जो है डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हिस्टैरिसीस होता क्या है। तो एक्चुअल में हिस्टैरिसीस क्या होता है, ये एक फिनोमिना होता है इन विच द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल प्रॉपर्टी लैग्स बिहाइंड चेंजेस इन द इफेक्ट क्योजिंग इट। मतलब कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो जिस वजह से प्रोड्यूस हो रही है उसी से लैग करती है। तो यही फिनोमिना जो है आपका हिस्टैरिसीस कहलाता है। क्या है? लैग बिहाइंड चेंजेस इन द इफेक्ट क्योजिंग इट। ठीक है। और क्या होते हैं? ऑल द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ हिस्टैरिसीस। जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो फिनोमिना उनके अंदर होता है हिस्टैरिसीस का। सिस्टम दैट शोज हिस्टैरिसीस आर यूजुअली नॉन लीनियर। जिन जिन सिस्टम्स में हिस्टैरिसीस आता है वो सारे सिस्टम नॉन लीनियर होते हैं यूजुअली। ठीक है। ये है आपका हिस्टैरिसीस क्या होता है एक्चुअल में। बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी पूछा जा सकता है। व्हाट इज हिस्टैरिसीस, और कुछ से 5 ऑप्शन दे देंगे आपको जिसके अंदर अलग अलग कोई भी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट रहेगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको और वहाँ पे आंसर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे हिस्टैरिसीस लूप किस तरह का होता है, किस तरह से बनता है और कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले क्या होता है, हमने देख लिया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जितने भी होते हैं वो सारे एग्जिबिट करते हैं हिस्टैरिसीस लूप को। तो हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लेकर ही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है आपका, जैसे ये कोई आपका मटेरियल है, इसको अपन क्या करते हैं, करंट कैरिंग कोयल के अंदर रख देते हैं। ठीक है। करंट कैरी कर रही है, एक कोयल है उसके अंदर। अब करंट कैरी कर रही है तो उसकी वजह से ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक जो भी प्रॉपर्टी होती है इसकी वो आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। तो इसके अंदर आपके बहुत सारे जो है डाइपोल्स होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में होते हैं। इस तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है आपका। तो ये सारे अलग अलग डायरेक्शन में डाइपोल्स हैं इसके। अब अपन क्या करते हैं, करंट कैरिंग कोयल है तो पहले 0 से स्टार्ट करते हैं उसको करंट देना। तो जब करंट ही नहीं है तो अपने पास कोई भी मैग्नेटाइजेशन होगा नहीं। फिर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, करंट इंक्रीज करने लगते हैं। करंट इंक्रीज करने का मतलब है आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो। तो जैसे ही करंट आप इंक्रीज करने लगोगे, ये जो डाइपोल्स है वो एक ही डायरेक्शन की तरफ अलाइन होना स्टार्ट कर देंगे। कुछ कुछ डाइपोल जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर चले जाएंगे और बाकी भी उसकी तरह से ही फॉलो करने लग जाएंगे। इस तरह से जैसे 2 4 इधर उधर हैं लेकिन एक आधे जो है यहाँ पे अलाइन हो चुके हैं। ठीक है। जैसे ही आप इंक्रीज करते जाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा फोर्स की वजह से। और जैसे ही आपका एक पॉइंट आएगा जहाँ पर सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं एक वैल्यू ऑफ करंट के ऊपर, तो सारे डाइपोल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आपके एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। जो पॉइंट आपका ए यहाँ पे दिखा रखा है, जहाँ पे आपकी फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन जो है वो मैक्सिमम है और सेचुरेशन पॉइंट आ चुका है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी आपका यहाँ पे हम मैक्सिमम इस डायरेक्शन में लगा चुके हैं। अब अपन क्या करते हैं कि करंट जो है उसको डिक्रीज करने लगते हैं, या तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट डिक्रीज करने लगते हैं जिससे मैक्सिमम वैल्यू पे जा चुकी है अपनी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है उसको डिक्रीज कर रहे हैं आप। तो जैसे आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स डिक्रीज करने लग रहे हैं, आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है यहाँ पे 0 पे आ जाता है। स्टार्टिंग का जो आपका कर्व है वो डॉट डॉट लाइन, जो डैश लाइन दिए रखी है यहाँ पे पर्पल कलर में, वो आपका स्टार्टिंग का कर्व है। इस तरह से आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। ये आपका फॉलो कर रहा है पाथ को। जैसे ही आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिड्यूस करेंगे, करंट रिड्यूस करेंगे, तो आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स यहाँ 0 पे आ जाएगा। लेकिन आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी है या मैग्नेटाइजेशन जिसको आप बोलते हैं, वो आपका सेम पाथ फॉलो नहीं करेगा, रिट्रेस नहीं करेगा उस पाथ को, और वो यहाँ पे आपका कुछ तो कुछ बच जाएगा। फ्लक्स डेंसिटी या तो मैग्नेटाइजेशन उसको बोलते हैं आप। तो जो आपका बच गया है उसको क्या बोलेंगे हम, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलेंगे यहाँ पे। और उसको नाम दिया जाता है रिमेनेंस या तो रिटेंटिविटी। ठीक है। रिटेंटिविटी क्या होगा आपका, वो भी आगे डेफिनेशन इसकी देखते हैं। और यहाँ पे आप बता सकते हैं क्या है रिटेंटिविटी। जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है उसी को हम रिटेंटिविटी बोलते हैं, डिग्री ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब अपन क्या करेंगे, आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो 0 पे आ गया, करंट 0 कर दिया, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी अभी भी कुछ एक वैल्यू पे है, यहाँ पे बी पॉइंट पे पॉजिटिव है।
तो अब क्या करेंगे, इसको जीरो करने के लिए या तो आप बोल सकते हैं रिटेंटिविटी जो है आपका उसको डिक्रीज करके जीरो करने के लिए या तो रिमेनेंस को जीरो करने के लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएंगे या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में लगाएंगे। तो जैसे अपन मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करने लगेंगे आपका, जैसे ये है सी पॉइंट पे आते ही आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो यहाँ पर आपका जीरो हो जाता है। लेकिन आपने क्या किया है, नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया है, नेगेटिव डायरेक्शन में करंट आपने फ्लो कराई है, तो ये क्या करेगा, फिर से वही पाथ चला जाएगा यहाँ पे। जैसे आपका फोर्स इतना हो गया है, यहाँ पे आपका फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा और आपका जो है फ्लक्स डेंसिटी वापस इंक्रीज होगा रिवर्स डायरेक्शन में। फिर जाके आपका नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा सेचुरेशन का, जहाँ पे आपका बी मैक्सिमम जो है नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है यहाँ पे, और सेचुरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन है। फिर क्या करेंगे अपन, फिर आपको मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो करना है, तो जैसे ही आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो करने लगेंगे फिर से आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। अब फिर से इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो करेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे आपका मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया डी पॉइंट पे, लेकिन आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीज होता जा रहा है, तो इंक्रीज होता जा रहा है तो ये फिर से सेचुरेशन पे चला जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसी तरह से आपका एक लूप बन जाएगा पॉजिटिव फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, या फिर फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में बोल सकते हैं आप इसको। तो ये आपका एक लूप बन जाता है, इसे हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो ही सारे के सारे इस लूप को जो है एग्जिबिट करते हैं। अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जब करंट को जीरो किया यहाँ पे और मैग्नेटाइजेशन फोर्स को जीरो किया, तो आपका फ्लक्स डेंसिटी जीरो क्यों नहीं हुआ, ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पे क्यों रह गया। इसका क्या रीजन है, जो आपके डाइपोल्स दे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं और स्ट्रोंगली अलाइन हो चुके हैं। तो जब आप करंट जीरो कर रहे हैं या मैग्नेटाइजिंग फोर्स को जीरो कर रहे हैं तो वो एक साथ सारे के सारे जो है वापस उसी पोजीशन में नहीं जाएंगे, उनको कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो उसी वजह से आपका जो है यहाँ पे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है। और जैसे आप नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तब जाकर वो सारे के सारे डाइपोल्स जो है प्रीवियस पोजीशन में आएंगे, तो इस वजह से आपका यहाँ पे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है। तो यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं अपने पास, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है रिटेंटिविटी या रिमेनेंस, और एक आप है कोरोसिविटी यहाँ पे, ठीक है। तो कोरोसिविटी और रिटेंटिविटी दोनों को यहाँ पे देखते हैं क्या डेफिनेशन है इनकी, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रिटेंटिविटी क्या है आपका, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड इज नोन एज रिटेंटिविटी, या तो आप बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ अमाउंट ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड इज नोन एज रिटेंटिविटी, ठीक है। इट इज़ द मटेरियल्स एबिलिटी टू रिटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वही जो मैंने आपको बताया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डाइपोल्स जो हैं उनके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है जो उनके पास रहेगी थोड़े टाइम के लिए, इसी वजह से रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आपका वहाँ पे रह जाता है। तो क्या दे रखा है, इट इज़ मटेरियल्स एबिलिटी टू रिटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाइल एन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड। जब आप फील्ड रिमूव कर देंगे तब भी उनके पास एक प्रॉपर्टी की एबिलिटी रहेगी, मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बची रहेंगी, इसे हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है। कोर्सिविटी है यहाँ पे आपकी, कोर्सिविटी पता है आपको क्या करना है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो करना है, रिमेनेंस को जीरो करना है, रिटेंटिविटी को जीरो करना है। तो द अमाउंट ऑफ रिवर्स नेगेटिव डायरेक्शन में अपन फोर्स लगा रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ रिवर्स एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज द सब्सटेंस इज नोन एज कोर्सिविटी ऑफ सब्सटेंस। क्या करना है, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करना है, जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अपना रह गया उसको जीरो करना है, और उसके लिए जो एक्सटर्नल फील्ड रिक्वायर होता है रिवर्स डायरेक्शन में उसे ये हम कोर्सिविटी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं अपन एडवांटेजेस क्या है हिस्टेरेसिस लूप के, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला आपका स्मॉलर रीजन ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज इंडिकेटिव ऑफ लेस लॉस ऑफ हिस्टेरेसिस, मतलब जितना स्मॉलर रीजन होगा लूप का उतने ही कम लॉसेस होंगे हिस्टेरेसिस की वजह से। ये तो आपको पता ही होगा हिस्टेरेसिस लॉसेस के बारे में, तो जितना स्मॉल रीजन होगा लूप का उतने स्मॉल लॉसेस होंगे आपके, ये इसका एक प्लस पॉइंट है, आपका एडवांटेज बता सकते हैं। अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, दो तरह के मटेरियल है, एक का छोटा लूप है एक का बड़ा लूप है, तो छोटे लूप वाला हम यूज कर सकते हैं कम लॉसेस के लिए।
दूसरा है आपका हिस्टेरेसिस लूप प्रोवाइड्स ए सब्सटेंस विद द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। ये दो प्रॉपर्टी के साथ प्रोवाइड कराता है सब्सटेंस को। देयरफॉर इट इज हेल्प्स टू सेलेक्ट द राइट मटेरियल टू मेक ए परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। तो ये हेल्प करता है, अपन दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बाद अपन परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए परफेक्ट मटेरियल को चूज कर सकते हैं या फिर राइट मटेरियल को चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड एडवांटेज है इसका, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बीएस ग्राफ एंड इट इज देयरफॉर सिंपल टू चूज मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होती हैं उनके लिए भी अगर आपको मटेरियल चूज करना है तो यहाँ पे आप रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए मटेरियल को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 एडवांटेजेस हैं आपको मटेरियल चूज करने के लिए। एक पहला है आपका लॉसेस के लिए, लॉसेस देख सकते हैं कम है किस में ज़्यादा है। दूसरा आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दे रखी है, तो परमानेंट मैग्नेट के लिए कौन सा मटेरियल आपको सेलेक्ट करना है। तीसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो चूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसके अंदर क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि परमानेंट मैग्नेट के लिए राइट मटेरियल चूज करते हैं तो अपन क्या देख रहे होते हैं, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए चूज कर रहे हैं तो अपन देखते हैं यहाँ पे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट आपका है हिस्टेरेसिस एप्लीकेशंस। एडवांटेजेस देख लिए हैं, अब कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं हिस्टेरेसिस को। तो सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ हिस्टेरेसिस आर फाउंड इन फेरोमैग्नेट्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपके जो है एग्जिबिट करते हैं सारे के सारे। इट इज़ मोस्टली यूज टू रिटेन ए मेमोरी, मेमोरी को रिटेन करने के लिए यूज़ में लेते हैं। एग्जांपल दे रखे हैं आपके, हार्ड डिस्क होती है, मैग्नेटिक टैप होती है, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ये सब के अंदर मेमोरी को रिटेन करने के लिए अपन इन मटेरियल्स जो है इनका यूज कर सकते हैं। अगला दे रखा है हिस्टेरेसिस इज अप्लाइड इन मैनी आर्टिफिशियल सिस्टम सच एज इन थर्मोस्टेट्स होते हैं, स्मिथ ट्रिगर्स होते हैं आपके विच आर डिजाइन टू प्रिवेंट अनवांटेड फ्रीक्वेंसी और अनवांटेड रैपिड स्विचिंग। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मिथ ट्रिगर और थर्मोस्टेट्स ये सब हम पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, तो उसके लिए भी ये आर्टिफिशियल सिस्टम में इसकी एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट देखते हैं अपना एनर्जी लॉसेस ड्यू टू हिस्टेरेसिस। अब डिसएडवांटेजेस तो सबसे बड़ा क्या है इसका, लॉसेस होते हैं हिस्टेरेसिस की वजह से। तो एनर्जी लॉसेस किस तरह से होते हैं, कैसे लॉसेस हैं हिस्टेरेसिस की वजह से। तो इन ट्रांसफॉर्मर्स ड्यू टू द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग energy is lost in the form of heat continuously. Due to this energy loss efficiency of the transformer gets reduced. क्या होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर कंटिन्यूस प्रोसेस होती है आपकी, मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है। इसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में अपनी लॉस हो जाता है, एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ड्यू टू दिस एनर्जी लॉस एफिशिएंसी जो है ट्रांसफॉर्मर की रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये हिस्टेरेसिस लॉसेस का। अपन जब ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो ईडी करंट लॉसेस एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस ही पढ़ते हैं मोस्टली। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली लॉसेस बढ़ेंगे तो आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस होनी है। कोर लॉसेस में इसको हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका टू स्टॉप दिस एनर्जी लॉस सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स बिकॉज द एनर्जी लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस इन द केस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज मच स्मॉलर देन अदर मटेरियल्स। तो अपन जो है कौन सा मटेरियल ट्रांसफॉर्मर के कोर के लिए यूज़ करते हैं वो भी यहाँ से ही देखते हैं। सबसे मेन फैक्टर जो होता है डिसाइडिंग फैक्टर कोर का वो यही है कि एनर्जी लॉसेस को अपन रिड्यूस करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पे यूज़ में लेते हैं ट्रांसफॉर्मर में, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर में जो हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं बाकी कोर्स के, बाकी मटेरियल्स की वजह। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अपना एनर्जी लॉसेस। तो यहाँ पे इतने अपने जितने भी टॉपिक्स थे हिस्टेरेसिस लूप से रिलेटेड, हिस्टेरेसिस लॉसेस हैं या एप्लीकेशंस है या फिर एडवांटेजेस हैं या फिर इसकी टर्म्स या डेफिनेशंस हैं, वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। एक एक क्वेश्चन जो भी बन सकता है इससे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं हमने। अगर कोई भी किसी तरह का डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं या तो इंस्टाग्राम पेज इलेक्ट्रिक क्लासेस पे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।